बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल का नियम। और पास्कल का नियम क्या होता है, इसकी क्या उत्पत्ति है, और पास्कल के नियम पर आधारित कौन कौन से उपकरण होते हैं, वो आज हम लोग पढ़ना है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे पास्कल के नियम की और इसके उत्पत्ति की, इसका प्रूवमेंट कैसे करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। तो पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने दाब के संबंध में, यानी जो द्रव दाब के जो नियम हैं उसके संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया है। वो नियम क्या है ये जरा सीखना है। तो पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम, और इनका जो पूरा नाम होता है वो है ब्लेस पास्कल। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या नियम बताया है, उन्होंने नियम बताया कि अगर किसी आदर्श द्रव को किसी बंद बर्तन में भर दिया जाए और उस बर्तन में किसी भी एक भाग पर अगर दाब लगाते हैं तो ये दाब बिना क्षय हुए, यानी बिना कम हुए, संपूर्ण द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है, यानी चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन उसमें कोई भी क्षय नहीं होता है। तो इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक बात तो यह है कि द्रव कैसा होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए, आदर्श द्रव। और आदर्श द्रव की विशेषता हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि उसकी दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक तो शून्य संपीड्यता होनी चाहिए और दूसरा शून्य श्यानता होनी चाहिए। तो जो शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता का द्रव होना चाहिए, और साथ में वो द्रव कैसा हो, बंद हो। तो बंद होने से मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि एक तरफ से प्रेशर लगाए दूसरे द्रव निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। तो ऐसा अगर है तो फिर अगर द्रव के किसी भाग पर अगर दाब लगाते हैं तो वो संपूर्ण दाब बिना क्षय हुए पूरे द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। उसका स्टेटमेंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने किया था। यानी तो पूरा नाम है उनका ब्लेस पास्कल, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और उन्होंने क्या बताया है, जब किसी परिबद्ध आदर्श द्रव पर, दो शब्द आपको ध्यान रखना, परिबद्ध मतलब चारों तरफ से बंद हो, और आदर्श द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वो बिना क्षय हुए, यानी बिना उसमें कमी आए, संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसको जरा समझते हैं, स्टेटमेंट क्या मतलब है। मतलब यह है कि अगर कोई भी द्रव मतलब आदर्श द्रव होना चाहिए। द्रव कोई भी हो लेकिन कैसा हो, आदर्श द्रव, कैसा हो, आदर्श द्रव हो। और उसमें अगर किसी बर्तन में इसको भर दें और इस बर्तन में ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन समझते हैं ना, पिस्टन एक लगा दें कि इसको हम प्रेस कर सकते हैं नीचे की तरफ बिना घर्षण किए, नीचे की तरफ दबा सकते हैं या ऊपर उसको उठा सकते हैं, जैसे जो सिरिंज में व्यवस्था होती है। पिस्टन मतलब क्या होता है, जैसे सिरिंज में होता है कि अगर हम इंजेक्शन लगाना है, दवा भरने खींचते हैं, फिर उसको किसी बॉडी पर जहां इंजेक्ट कराना उसमें दबा अंदर करके उसको प्रेशर लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि दवा बाहर निकल आती है, ठीक है ना, वो सब अंदर जाती है। तो ये पिस्टन, वो पिस्टन होता है जो आगे पीछे खिसकता है इंजेक्शन में, जो सिरिंज होती है उसमें। तो ये सिरिंज वो पिस्टन की तरह होता है कि प्रेशर किया जाए तो ऐसा ना हो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलने लगे, ऐसा ना हो। तो ये द्रव कैसा हो जाएगा, परिबद्ध द्रव। कौन सा द्रव भरा हुआ है, आदर्श द्रव। दो शर्तें हैं, परिबद्ध होना चाहिए और साथ में आदर्श द्रव होना है। आदर्श द्रव मतलब इसको दबाया जाएगा तो इसके आयतन में कोई चेंज ना हो, उसको कहा जाता है आदर्श द्रव। अगर हम इसमें मान लो 3-4 पॉइंट आप अंदर बना लो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर दाब कितना है, मान लो P1 है। एक पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं, ये दाब यहाँ पर P2 है। अंतर होगा कि नहीं, जैसे हम जानते हैं कि जैसे द्रव के अंदर गहराई पर जाएंगे दाब का मान बढ़ता है, तो हर बिंदु पर दाब अलग अलग होगा। यहाँ पर दाब मान लेते हैं P3, यहाँ पर मान लेते हैं हम दाब हमारा है P4। ऐसे करके हर बिंदु पर दाब अलग अलग होगा। अगर गहराई में अंतर है तो, अगर एक ही क्षैतिज तल है तो दाब सबका सेम होगा सब जगह। ये हम लोग द्रव दाब के नियम पढ़ चुके हैं। अगर ये तो ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं लगाया, माना हमने कि इतना द्रव
का दाब हर बिंदु पर ऐसे ऐसे है। अगर हम कह रहा है, अब नियम क्या कहता है कि अगर हम बाहर से इस पर अगर हम दाब लगाते हैं P, यानी दाब इतना दाब तो पहले से था द्रव का दाब, ये हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो दाब P लगाया, तो ये जो दाब P लगाया तो ये सभी बिंदुओं पर दाब P और ऐड हो जाएगा, मतलब जितना दाब था उतना और उतने में से P और बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दाब लगाने से P प्लस P और हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस P हो गया, यहाँ पर प्लस P हो गया, यहाँ पर प्लस P हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 10 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन यहाँ, 1 न्यूटन यहाँ, 1 न्यूटन यहाँ, 2 न्यूटन यहाँ, 4 न्यूटन यहाँ, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। अगर हम 10 पास्कल का अगर फोर्स पास्कल का प्रेशर लगाते हैं तो ये बिना क्षय हुए दाब, भाई अगर दाब लगाने मतलब दाब लगाने को प्रोसेस तो होता है मेरे पास, लगाते हैं हम बल लगाएंगे, लेकिन दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल से वो दाब में कन्वर्ट हो जाता है, कितना एरिया है और कितना हमने बल लगाया है। लगाएंगे तो बल ही तभी दाब में बनेगा, तो दाब बनाने क्या लगाना पड़ता है हमको, बल, और बल लगाएंगे तो बल बटे क्षेत्रफल वो दाब में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां दाब कम, जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां दाब अधिक, तो दाब क्षेत्रफल के साथ बदल जाता है। तो जो हम यहाँ पर दाब लगाएंगे वो ऐसा नहीं होता है कि जितना मतलब 10 पास्कल लगाया तो 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, ऐसा बढ़ता नहीं है। अगर यहाँ पर 10 पास्कल का फोर्स लगाते हैं तो हर बिंदु पर 10 पास्कल और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, जितना था उससे और 10 पास्कल बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इसका जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है, समझ में आई। इसका प्रूवमेंट भी हम लोग करते हैं, तो प्रूवमेंट कर हमारे सिलेबस में 2 तरीके से दे रखे हैं, तो दोनों तरीके हम लोग जानेंगे। तो इसको नोट करिए स्टेटमेंट, पहले बात क्लियर हुई कि नहीं, मतलब पहली शर्त क्या होनी चाहिए, द्रव कैसा होना चाहिए, आदर्श द्रव हो। दूसरी शर्त होनी चाहिए कि द्रव कैसा हो, परिबद्ध द्रव हो, यानी चारों तरफ से बंद हो। ये चारों तरफ से बंद है, अगर ऐसा प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि द्रव ये बाहर तरफ फैले, बर्तन भी ऐसा हार्डली बना हुआ है कि प्रेशर बढ़ने से फैलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर व्यवस्था की गई है और फिर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे यानी एक्सटर्नल जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर सब जगह समान रूप से बट जाता है, यानी समान रूप से संचलित हो जाता है, घटता बढ़ता नहीं कि किसी बिंदु पर ज्यादा लगे कहीं पर कम लगे, ऐसा नहीं होता, या कभी क्षय भी नहीं होता है, ठीक है ना, कि 10 पास्कल यहाँ लगाया तो हो सकता है अंदर न जाए, ये भी नहीं होता है। लेकिन ये होता तभी नहीं है जब वो द्रव कैसा हो, आदर्श हो और परिबद्ध हो। समझ में आई। इस प्रकार से ये इसका तो स्टेटमेंट है, इसका जरा प्रूवमेंट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके प्रूवमेंट हम लोग 2 देखेंगे। उत्पत्ति के लिए इसमें एक हम बंद बर्तन लेते हैं, और बंद बर्तन कैसा है जिसमें 4 पिस्टन लगे हैं। तो इसमें 4 पिस्टन किस प्रकार से लगे जरा समझो। मान लेते हैं हमारे पास एक बंद बर्तन है, जरूरी नहीं कि वो गोल ही हो, किसी भी आकार का वो बंद बर्तन हो सकता है, ठीक है, और इसमें 4 पिस्टन लगे हों। वो जरूरी भी नहीं कि आमने सामने भी हो, कोई जरूरी नहीं, आमने सामने होना कोई जरूरी नहीं है, तिरछा भी हो सकता है, बर्तन का आकार भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन शर्त है वो बंद बर्तन होना चाहिए बस। और इसमें 4 पिस्टन लेकर के इसका जरा हमको प्रूफ दिखाना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये पिस्टन लगे हुए हैं, इस प्रकार से हम ये 4 पिस्टन लगा हुआ एक बर्तन ले लिया, और इस पूरे बर्तन के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, एक आदर्श द्रव। पूरे बर्तन में एक आदर्श द्रव हम लोग भर देते हैं।
अगर हम ये पिस्टन मान लेते हैं, ये हमारा पिस्टन है P Q R और ये S। इस प्रकार से ये 4 पिस्टन लगा हुआ है, एक बंद बर्तन ले लिया हमने जिस पर क्या भरा हुआ है, एक आदर्श द्रव। अब ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर किसी एक पिस्टन पर अगर हम कोई बल लगाते हैं, लेकिन शर्त देखो यहाँ पर ये है, एक हमने फोर्स लगाया, ये शर्त ये हमने रखी है कि इसमें चारों पिस्टनों की जो एरिया है वो बराबर है। क्यों बराबर हमने लिया है? ताकि जो एरिया अगर सेम होगा तो अगर बल अगर लगाएंगे तो दाब भी सब जगह बराबर आएगा। अगर एरिया अगर अलग अलग होगा तो बल लगाएंगे तो दाब का मान भी अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस कारण से अगर हम फोर्स F लगाया तो जितना यहां पर दाब लगा, तो अगर यहां पर भी अगर बल लगाना पड़े तो जितना हम बल लगाएंगे तो एरिया सेम होने का प्रेशर भी उतना ही यहां पर होगा। उसी प्रकार से यहां पर तीनों जगह सेम होगा। तो हमने क्या लिया है, चारों पिस्टनों के एरिया बराबर। अगर इस पर हम बाहर से एक बल लगाते हैं F, तो एक प्रेशर लगेगा इस पर बल बटे क्षेत्रफल के अनुसार, और क्योंकि ये द्रव कैसा है, आदर्श द्रव है, उसके कारण ये दबेगा तो है नहीं एक भी, तो इसका जो प्रेशर है सब जगह बटेगा। जो हमने यहाँ प्रेशर लगाया नहीं, बल लगाया, लेकिन बल किसमें करंट हो गया, दाब में, और वो दाब क्या होगा, सभी दिशाओं में चारों तरफ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो पिस्टन लगे हुए हैं इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये बाहर तरफ चलने का प्रयास करेंगे, यानी बाहर चलने लगेंगे। अगर बाहर चलने लगेंगे तो अगर इनको रोकना है तो जितना बल हमने यहां इसको दबाने में लगाया था उतना ही बल प्रत्येक पिस्टन पर लगाना पड़ेगा, तभी ये रुकेंगे। बात समझ में आ रहा है? कम से कम उतना बल लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगा दोगे तो अच्छी बात है, पर जितना बल यहां लगा है उतना बल तो आपको रोकने के लिए लगाना ही पड़ेगा। इससे कम बल लगाएंगे तो वो बाहर तरफ जाने से आप रोक नहीं पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं यहां पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो 10 न्यूटन का जब बल लगाएंगे तो इस पर भी 10 न्यूटन का बल लगेगा बाहर तरफ, क्योंकि एरिया सेम है तीनों पिस्टनों का, चारों पिस्टनों का। तो जब जितना फोर्स यहां लगाएंगे तो ऐसा 10 न्यूटन लगाएंगे यहां, तो ऐसा ना हो गया 3.3 यहां गया, 3.3 यहां, 3.4 यहां चला गया, ऐसा नहीं। अगर 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया है तो आपको रोकने के लिए यहां भी 10 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, यहां भी 10 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, यहां भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप यहां इसको जाने से रोक पाओगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया है वो सभी जगह समान रूप से संचरित हो गया, कि वो यहाँ लगाया गया जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो प्रेशर यहाँ पर भी आया उतना ही, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। ठीक है ना? तो ये इसको सिद्ध करता है कि पास्कल के नियम का जो स्टेटमेंट था कि किसी परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो ये इसका एक प्रूवमेंट है। उसकी भाषा आप तरीके से लिख सकते हैं, चित्र बना करके इसको समझा सकते हैं। इसके लिए एक चारों ओर से बंद बर्तन लेते हैं जिसमें एक आदर्श द्रव भरा होता है। इस बर्तन में समान क्षेत्रफल के 4 पिस्टन PQRS लगे होते हैं। जब पिस्टन P को बल लगाकर दबाते हैं तो शेष पिस्टन, जो शेष बचे वाले यहां पर लगाया, शेष जो पिस्टन बचे QRS बाहर की तरफ, बाहर की ओर निकलने लगते हैं। तीनों पिस्टनों को रोकने के लिए उतना ही बल प्रत्येक पिस्टन पर लगाना पड़ता है। मतलब ये ना हो कि यहाँ कम लगाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसके सामने है तो यहाँ कम लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। सभी दिशाओं में यहाँ पिस्टन लगा होता तब भी उतना ही बल लगाना पड़ता है, यहाँ पिस्टन लगा होता तब भी उतना ही बल लगाना पड़ता। यानी पिस्टन की पोजीशन बदलने से दाब कम ज्यादा नहीं होता। जितना दाब बढ़ाया जाएगा उतना ही दाब सब जगह समान रूप से वितरित हो जाता है, बिना क्षय हुए, बिना घटे या बढ़े, कोई भी चेंज नहीं आता है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। इसका डेरिवेशन इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसका एक दूसरा जो डेरिवेशन है उसको भी जरा समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसका एक दूसरा एक और डेरिवेशन है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग,
द्रव के अंदर एक बहुत ही छोटा एक पॉइंट लेते हैं। अब वो पॉइंट का जो आकार है वो एक प्रिज्म के आकार का होता है। प्रिज्म कैसा हो? समकोण प्रिज्म। मतलब इस तरीके से आपको लेना, मान लेते हैं कोई एक बर्तन हमारे पास है, इसको समझना है, कुछ बुकों में इसका डेरिवेशन दे रखा है। ये मान लेते तो बर्तन है, इसमें एक संपूर्ण प्रिज्म, एक संपूर्ण प्रिज्म, उसका आकार आपको चित्र में दिख रहा है, उसको इस प्रकार से आपको बनाना है। A, B, C और D, E और F। ये संपूर्ण प्रिज्म जिसमें उसका ये वाला जो कोण है मान लेते हैं थीटा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए इसमें थोड़ी सी भाषा लिख लीजिए, केवल क्या हमने लिया है इसके लिए। द्रव के अंदर एक समकोण प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म ए बी सी डी ई एफ की कल्पना करते हैं। इसके लिए द्रव के अंदर एक समकोणीय प्रिज्म एबीसी और डीएफ की कल्पना करते हैं। तो ये हमने एक प्रिज्म बना हुआ है, ये इसके अंदर सब क्या भरा हुआ है? ये द्रव के अंदर एक कल्पना की है कि ये समकोणीय प्रिज्म, और ये जो इसका एक ये पृष्ठ दिख रहा है प्रिज्म का, एक ये वाला पृष्ठ यानी प्रिज्म का मतलब एक ए एफ डी बी एक पृष्ठ है, बी डी सी ई, बी डी ई सी एक प्रिज्म, एक पृष्ठ ये दिख रहा है और एक पृष्ठ दिख रहा है ए एफ ई सी। इस पृष्ठ पर हम पहले तो इन पृष्ठों पर एक लगाते हैं, लगा हुआ एक बल मान लेते हैं। इस पर जो बल लगा हुआ है वो है एफ ए, ठीक है, एफ ए। और इस पृष्ठ पर जो बल लगा हुआ है, कौन सा पृष्ठ? ये पृष्ठ एफ ए कौन सा पृष्ठ पर लगा? ए बी डी एफ। इस पृष्ठ पर एक बल लगा हुआ माना, एक इस पृष्ठ पर ए एफ ई सी, इस पर एक बल लगा हुआ मानते हैं, एफ बी मान लेते हैं इसको। और एक इस पृष्ठ पर एक लगा हुआ बल मानते हैं, वो मान लेते हैं एफ सी, ठीक है ना। चूंकि किसी भी द्रव में, ये द्रव्यता के नियम पढ़ा हम लोगों ने कि द्रव के अंदर किसी भी आकृति का अगर कोई ठोस अगर डुबाया जाता है तो उसके तल के लंबवत हमेशा दाब काम करता है, ठीक है ना। तो जो दाब लगा है तो दाब पर, दाब का मान कितना होगा? ये बल बटे क्षेत्रफल कर दो, दाब निकल आएगा। कितना एरिया है बटे उसको डिवाइड करना है, बल में डिवाइड करना है एरिया से। ऐसे यहाँ पे इस एरिया से इस बल में डिवाइड कर देंगे, दाब निकल आएगा। तो ये देखना हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो सब जगह जो दाब लगा हुआ है वो इक्वल है, ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो आकृति इतनी बड़ी दिख रही प्रिज्म की, ये आकृति बहुत छोटी है। मतलब आपको समझना है कि ये जो आकृति एक ऐसी एक बिंदु आकार की है, ये उसका आकार थोड़ा हमने जूम करके ऐसी आकृति बनाई है, बहुत ही छोटा प्रिज्म है ये। और इस पर एक ये बल लगा हुआ है, इस पर बल लगा हुआ है, इस पर ऊपर तरफ लगा है ऐसे बल, ये हो गया एफ ए बल फोर्स लगा। एक बल ये जो लगा है एफ बी, वो इस डायरेक्शन में है ऐसे, और ये वाला जो बल लगा हुआ है वो ऐसे यहां पर लगा हुआ है एफ सी। और ये जो एंगल थीटा है
वो एंगल आप कहां पर दिखा सकते हैं, यहाँ। अब प्रश्न नहीं उठता यहाँ कैसे दिखा दिया। इसको समझने के लिए देखो कि अगर हम इसकी आकृति जरा देखो इस तरीके से है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये फोर्स हमारा लगा है एफ बी एफ सी, और एक ये फोर्स लगा है इस तरफ को। तो ये फोर्स की डायरेक्शन आप इस तरफ दिखाना है तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, नीचे की तरफ। नीचे ऐसे फोर्स लगा ना, ऐसे एफ सी, तो ये यहाँ पर एफ सी इससे नीचे तरफ हो गया, ये एफ बी हमारा हो गया इस तरफ को, और ये जो इधर लगा हुआ है वो एफ ए लगा, ऐसे तो लगा है पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर ये एंगल अगर थीटा है तो इसको अगर और परपेंडिकुलर नीचे ले जाओगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कोण कितना होगा, ये चूंकि परपेंडिकुलर है इस पृष्ठ पर, तो ये एंगल कितना बचेगा, थीटा। तो ये थीटा हमने ये मान रखा है पहले से, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी 90 होने के कारण। ये एंगल पूरा 90 है तो उसमें से 90 माइनस थीटा घटाओ तो क्या बचेगा, थीटा। तो इसका ये एंगल कैसा हो जाएगा, थीटा। इसको प्रूव कर लिया हमने। इस जरा बल के दो घटकों, इस बल को दो घटकों में विभेद करो, इस तरफ क्या जाएगा एफ सी कॉस थीटा, इसके इस तरफ जो बल आएगा वो आएगा एफ सी साइन थीटा। ऐसा कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो इसको इस प्रकार से हम इस फोर्सों को हम इस प्रकार से यहां दिखा सकते हैं। अब जरा बात करो, ये चूंकि द्रव के अंदर एक काल्पनिक हमने एक जो डिजाइन दिख रही है प्रिज्म की, एक कल्पना की गई है। अगर चूंकि ये स्थिर अवस्था में इस पर कोई गति तो हो नहीं रही, कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब है जितने बल लगे हैं वो कैसे हैं, संतुलन की अवस्था में है। तो साम्य अवस्था में जब बात करेंगे हम लोग, साम्य अवस्था में जो नेट जो बल होंगे वो कैसे होंगे, संतुलित होंगे। यानी देखो ये जो एफ ए बल है, एफ ए किसके बराबर होगा, एफ सी कॉस थीटा के, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो एफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ सी साइन थीटा। ये बात समझ में आई। संतुलन की अवस्था में है, कोई गति नहीं है, इसका मतलब है कि ये नेट फोर्स जीरो आएगा। तो इसका संतुलन की अवस्था में ये सिचुएशन होगी तीनों फोर्सों की। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम इस ए बी की जो भुजा है उसको मान लेते हैं बी, यानी यहां से यहां तक की भुजा क्या मान लिया हमने, बी। ये जो भुजा यहां से यहां तक की है AC, उसको मान लेते हैं बी। और एक ये जो दिख रहा है BC, इसकी भुजा मान लेते हैं C। ये जो यहां से यहां तक जो लंबाई है वो है C। अगर त्रिभुज पर जरा ध्यान दो, त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा, साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी B अपान, सॉरी ये इसको A मान लेंगे, वेरी सॉरी, इसको B मान लिया हमने, तो लंब बटे कितना हो जाएगा, B अपान A। ये लिख सकते हैं ऐसे। इस त्रिभुज पर ABC में साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, सो सॉरी, फिर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण यानी B अपान C। ये भुजा AC किसके बराबर माने B की, और BC किसके बराबर माने C की, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अगर हम ये जो लेंथ दिख रही है, ये जो पट्टियां हैं वो सब सेम मोटाई की हैं, तो इसका ये अगर लंबाई अगर हम L मान लें तो ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये मान लेते हैं। तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे L का मल्टीप्लाई कर दो, अगर कर दें, समझ में आ रहा है ना। इसको चलो अगले स्टेप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू B इंटू L अपान C इंटू, ऐसा कर सकते हैं। यहां देखो जरा ध्यान दो, B इंटू L, B यानी ये लंबाई और गुणित चौड़ाई, ये इस वाले एरिया आ जाएगा, और इसके एरिया को मान लेते हैं
ए बी मान लिया, इसके एरिया को ए बी मान लिया हमने, बी इंटू ए लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये जो एरिया दिख रहा है ए एफ ई सी, इसके लिए क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सी इंटू एल, तो सी क्या है ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये गुणित ये किया हमने, तो इसका एरिया आ गया, इस एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग ए सी, ये हमने मान लिया है कि इस का एरिया इतना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू लिखा जा सकता है ए सी साइन थीटा, ये क्वेश्चन डाल सकते हैं थर्ड। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, क्लियर हुई। ये जो बी है वो लेंथ है इसकी, एल का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया है, तो बी इंटू एल क्या बन गया एरिया ए बी, एरिया कौन सा एरिया है ये यहां से बी इंटू एल किया है, ये एरिया लिखा है यहाँ ए एफ ई सी, और इसका ये ए सी क्या लिखा गया है वो बी डी ई सी का एरिया लिखा है इतना। क्लियर हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ए बी इक्वल टू ए सी साइन थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली जरा कॉस थीटा लगाइए यहां पर, इसको नोट कर लीजिए पहले यहां तक, इसी में जरा cos थीटा लगाओ, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी a अपॉन, इसी त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग एबीसी में, cos थीटा इक्वल टू a अपॉन c, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार कितना है इसमें a, c उसका कर्ण है। इसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम स्वयं प्रोसेस अप्लाई करना है, इसमें भी आपको ऊपर नीचे l का मल्टीप्लाई कर देना है। जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या बचेगा a इंटू एल क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई a और लंबाई कितनी है l, तो ये इसका एरिया निकल आएगा, यानी ए बी डी एफ इतना एरिया निकल आया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ए, और इसी प्रकार c, तो c इंटू एल किया गया तो इसका एरिया निकल आएगा, तो यह आ जाएगा ए सी। यहां से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, ये क्वेश्चन डाल सकते हैं इसको फोर्थ। अब 4 क्वेश्चन में बना ली, अब जरा इसको ध्यान देना है, पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन और चौथी क्वेश्चन। अब क्या करना है हमको, जिसमें ए सफिक्स में लगा है और एफ में भी सफिक्स में लगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कराना है, और जिसमें सफिक्स में बी लगा है दोनों आपस में डिवाइड कराना है, यानी लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 4 का तथा समीकरण 3 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, तो इसको जरा भाग दे लो, तो समीकरण 1 में समीकरण नंबर 4 का भाग देना, तो एक क्या लिखा है एफ ए अपॉन 4 कौन सा है ए, इससे डिवाइड किया, इक्वल टू यहां पर एफ सी कॉस थीटा राइट हैंड में लिखा, और यहां पर है ए सी कॉस थीटा, इससे ये तो मर गया, बचा क्या एफ ए अपॉन ए इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, ये तो कट गया, इसको डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम यही कहानी आपको करनी है 2 और 3 में, तो 2 समीकरण हमारा है एफ बी अपॉन 3 है हमारे पास, 3 है ए बी इक्वल टू, यहां है समीकरण नंबर 3,
समीकरण नंबर 2 में समीकरण भाग देना तो एफ सी साइन थीटा अपॉन एफ ए सी साइन थीटा, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3 ए सी साइन थीटा। ये इससे मर जाएगा, बचेगा हमारे पास एफ बी अपॉन ए बी इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। ये क्वेश्चन डाल लेंगे 6। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। उसके बाद अब जब समीकरण नंबर 4 व 5 व 6 से कह सकते हैं दोनों की जो राइट साइड हैं वो इक्वल हैं, तो इसका लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, यानी सिंपली क्या लिख सकते हैं एफ ए अपॉन ए इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, ऐसा लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 और 6 से। अब जरा ध्यान दो, एफ ए अपॉन ए ये किसके इक्वल होगा, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला एरिया, इस पर कितना बल लगाया है बटे कितना क्षेत्रफल है, इसका मतलब उसे कितना प्रेशर आएगा वो आ जाएगा पी ए इक्वल टू। इसी प्रकार से सेम बी पर एफ बी जो लिखा है एफ बी अपॉन एफ ए बी लिखा गया है, यानी इसका एरिया और यहां पर लगाया गया बल, तो कितना हो गया ये प्रेशर हो गया, वो लिख सकते हैं एफ बी। यहां पर सेम हो जाएगा यहां पर पी सी, यानी सी मतलब इस वाले तरफ लगाया गया दाब कितना है, फोर्स एफ सी है, एरिया इसका हमने कितना लिया है ए सी, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर जो दाब है वो बराबर ही होता है, किसी बिंदु पर लगाया गया जो दाब है वो सब जगह बराबर वितरित हो जाता है। ये यहां से प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। बात क्लियर हो गई? तो इसको पुनः अगर एक बार कंफ्यूजन है तो आप पुनः इसको वीडियो चला करके देख सकते हैं, तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी इसका प्रूवमेंट कैसे किया गया है। ठीक है, तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।